So we will continue now. The bill which is received by the drawer can be dealt in 4 ways. The first way, he can keep the bill with himself till the due date and present the bill on maturity to the drawee. First case. Second case, he can endorse the bill to his creditor. Endorsement. So in that case, endorsees the account debtor to bills receivable. Sometimes when the bill is discounted with bank. Third case, when the bill is discounted with bank. For example, I have drawn a bill on you for 3 months on 1st January. तो maturity date 4th April है. 31st March तक 3 months गुजर जाएंगे, 3 days of grace, 4th April is the due date. On due date, I will get the amount. But on 1st January itself, I need some money. I am in need of money. पैसे की सख्त जरूरत में हूँ. The value of the bill, the amount of the bill is 1 lakh. 1 लाख रुपए का बिल है. I will take this bill to my banker. Banker will say, okay, I will purchase this bill and I will make the payment 98,000 to you. So actually bill ka amount 1 lakh rupees hai. But the banker is agreeing to purchase the bill for 98,000. So what about 2,000? That are called discounting charges. अब वो discounting charges मेरे लिए loss है और बैंक के लिए gain है. तो इसमें मेरे को एक benefit भी मिल रहा है, एक loss भी हो रहा है. Benefit ये है कि the amount which I am supposed to receive after 3 months, I am getting right now itself. अभी immediately मेरे को पैसे आ जा रहे हैं, ये benefit है. और उसका loss क्या है, disadvantage क्या है? I am not getting complete 1 lakh rupees. I am getting 2,000 rupees less. 2,000 रुपए का मेरे को लॉस हो रहा, 98,000 रुपीज ही आ रहे हैं. इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. अब वो बिल मैं डिस्काउंट करवा लिया, बैंक को बेच दिया, तो बैंक के पास से पैसे आ गए. अब बैंकर विल कीप द बिल विथ हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी, टिल ड्यू डेट. अब जैसे ड्यू डेट आ जाएंगी, बैंकर विल प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई. सपोज आप ड्रॉई है तो ड्यू डेट के ऊपर बैंकर आपके पास लाके प्रेजेंट करेगा बिल. इट्स योर एक्सेप्टेंस. यू हैव टू मेक द पेमेंट टू द बैंकर. This is called discounting of bill. कौन कर रहा discounting of ये bill है? Holder of the bill, drawer. तो when the drawer of the bill gets it discounted with bank account debtor, discount account debtor to bills receivable. बैंक में कितना आ रहा है मेरे पास? 98,000 रुपीज आ रहा है, तो 98,000 रुपीज को डेबिट करूंगा. डिस्काउंट कितना जा रहा है? 2,000. डिस्काउंट अकाउंट डेटा 2,000 टू बिल्स रिसीवेबल. बिल कितने की जा रही है? 1 लाख रुपीस की. तो एंट्री बैंक अकाउंट डेटा 98,000, डिस्काउंट अकाउंट डेटा 2,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. अब नेक्स्ट फोर्थ केस, द ड्रॉयर कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. एक्चुअली आई एम द ड्रॉयर. I'm having so many bills. बहुत सारे पार्टीज के पास से बहुत सारे बिल्स मेरे पास जमा है. Now every now and then I have to see what is the due date, to whom we have to present. मेरे को ट्रैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. My precious time is being lost in just tracking the bill. So I have given this task to my banker. बैंकर को ये बता दिया whatever bill I will get, I will send this bill to bank for collection. अब ये कलेक्शन का काम मेरा नहीं रहेगा, बैंकर का रहेगा. बैंकर विल ट्रैक ऑल द बिल्स एंड द बैंकर विल प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई, कलेक्ट द अमाउंट एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द ड्रॉयर. मेरे अकाउंट को क्रिएट करेगा. अब ये पूरे फॉर एग्जांपल 50 बिल्स है, ये पूरे 50 बिल्स में बैंकर को दे दिया. बैंकर ट्रैकिंग करेगा किसका बिल कौन सा ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट के ऊपर प्रेजेंट करेगा, पैसे लाएगा और मेरे अकाउंट में जमा कर देगा. नो डाउट द बैंकर विल टेक कमीशन ऑन दिस कलेक्शन. द बैंकर विल नॉट डू फ्रीली. मेरे लिए काम कर रहा, लेकिन मेरा हेडेक चलेगा. मेरा काम जो था बैंकर कर रहा. तो दिस इज कॉल्ड बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. इन दैट केस एंट्री विल बी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. जब बिल भिजा दिया बैंक को, तो एंट्री बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल. ये भेज देने के बाद जब बैंकर इंटीमेट करेगा कि जो बिल सेंट टू बैंक था वो कलेक्ट हो गया, तो आई विल पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेटा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. जब कलेक्शन हो गया तो एंट्री हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेटा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. राइट. सो दीज आर द 4 केसेस हाउ द ड्रॉयर कैन डील विद द बिल. नाउ इन द 3 cases, that means when the drawer endorses, when the drawer discounts the bill with bank,
when the drawer sent the bill for collection. In these three cases, drawee is not at all bothered. He will not pass any entry. You are the drawee. आप ये नहीं देखते कि ड्रॉयर क्या कर रहा है बिल के साथ, क्या बिल अपने पास ही रख रहा, या एंडोर्स कर रहा, या डिस्काउंटिंग कर रहा, या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर रहा. यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड. तो आपके बुक्स में कोई एंट्री नहीं आती. When I endorse the bill, when I discount the bill, when I send the bill to bank for collection, no entry will be passed in the books of the drawee. Drawee will pass the entry only on due date, when the bill is presented for payment. ये हो गया when the bill is due. Now we'll come to the next topic, dishonor of bill. Dishonor का मतलब the situation where the drawee fails to make the payment. The acceptor fails to make the payment on due date. ड्यू डेट के ऊपर अगर एक्सेप्टर पेमेंट नहीं किया तो वो बिल को कहते हैं डिसऑनर्ड बिल. जैसा कि 3 मंथ्स का ड्यू डेट है, 3 महीने के बाद मैं ड्रॉयर हूं, आप ड्रॉई है, मैं आपके पास प्रेजेंट करा के भाई आपका एक्सेप्टेंस है, 3 मंथ्स हो गए, ये पैसे पे करो. आप बोलेंगे पैसे नहीं है, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू मेक द पेमेंट. देन द बिल इज कॉल्ड बिल डिसऑनर्ड. तो व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, द होल्डर ऑफ द बिल has to get the fact of dishonor on the back of the bill by a notary public. अब ड्यू डेट के ऊपर मैं आपके पास बिल लेकर गया, आप बोले आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू मेक द पेमेंट, सॉरी आई कैन नॉट मेक द पेमेंट. यू आर सेइंग दिस. तो व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज माय जॉब नाउ? आई हैव टू टेक द बिल टू द नोटरी पब्लिक. नोटरी पब्लिक इज अ लॉयर. लॉयर के पास लेकर जाऊंगा, लेकर जाकर बिल बताऊंगा कि ये बिल ये पर्सन का है, ये ड्रॉई का है, और वो पेमेंट नहीं कर रहा है. तो नोटरी पब्लिक यानी लॉयर विल प्रेजेंट द बिल बैक टू द ड्रॉई. अब आके ड्रॉई को बताएगा ये आपका एक्सेप्टेंस है, क्यों नहीं पे कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजन, आई वांट द रीजन, आई एम द लॉयर. जो भी उन्हें फैक्ट बोलेगा वो फैक्ट वो बिल के ऊपर लिखकर उन्हें स्टैंप मार के दे देगा. लॉयर विल पुट द स्टैंप एंड गिव इट टू मी. दैट शोज द लीगल एविडेंस दैट डेफिनेटली द ड्रॉई हैज रिफ्यूज्ड टू मेक द पेमेंट. लेकिन ये लॉयर जो काम कर रहा है उसके लिए नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल. जो भी नोटिंग करवा रहा है उसको नोटिंग चार्जेस पे करना. एग्जांपल 1 लाख रुपीस का बिल है, आप रिफ्यूज कर दिए, मैं वो बिल को नोटरी पब्लिक के पास लेके गया, नोटरी पब्लिक बोलेगा 5000 रुपीस इसके चार्जेस होते हैं, मैं अपने पॉकेट से 5000 रुपीस नोटिंग चार्जेस पे कर दिया, 5000 रुपीस नोटिंग चार्जेस पे कर दिया. तो अल्टीमेटली किसकी वजह से नोटिंग चार्जेस हो रहे हैं? ये डिसऑनर की वजह से. कौन डिसऑनर करा? ये ड्रॉई डिसऑनर करा. तो फिर 5000 रुपये का बर्डन भी ड्रॉई के ऊपर है. नाउ ड्रॉयर हैज टू कलेक्ट फ्रॉम ड्रॉई नॉट 1 lakh but 1,05,000. I have paid from my own pocket 5,000 but I will realize the 5,000 rupees from the drawee, क्योंकि आपकी वजह से ये बिल डिसऑनर्ड हुआ, और डिसऑनर्ड होने की वजह से नोटरिंग चार्जेस जा रहे हैं. अगर डिसऑनर नहीं करते तो आप पूरे 1 लाख रुपीस मेरे को दे देते थे. अब नहीं पे करे, डिसऑनर कर दिए, इसलिए वो 5000 रुपए एक्स्ट्रा आपको लगे. तो these are called noting charges, right? तो who will pay the noting charges? The holder of the bill. जिसके पास भी बिल है उसको नोटिंग चार्जेस पे करना है, बाद में उसको रियलाइज कर लेना. तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर इन केस ऑफ डिसऑनर, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड. मैं ड्रॉयर हूं, मैच्योरिटी तक मेरे पास ही बिल है, और मैच्योरिटी के टाइम पे मैं ही आपके पास ड्रॉई के पास जाकर बिल प्रेजेंट कर, और आप डिसऑनर कर दिए, यू हैव डिसऑनर. तो व्हाट एंट्री आई विल पास? एक्सेप्टर्स अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश. बिल्स रिसीवेबल कितने का है? 1 लाख रुपीस का है. 1 लाख रुपीस का बिल्स रिसीवेबल है, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग 1 lakh. हाउ मच नोटिंग चार्जेस आई हैव पेड? 5000 रुपीस नोटिंग चार्जेस आई हैव पेड. तो कैश को क्रेडिट करूंगा 5000. 5000 रुपए मेरे पास से जा रहे हैं. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट, क्रेडिट. कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट. नाउ acceptor's account should be debited. You are the acceptor. Mr. B is the acceptor. तो Mr. B account data 1,05,000. B को डेबिट करेंगे 1,05,000. 1,05,000 रुपये आने का है B के पास. तो acceptor's account data 1,05,000 to bills receivable 1 lakh to cash 5,000. Being the bill dishonored on due date. ये केस कब रहेगा? When the bill is retained by the drawer. Drawer अपने पास ही रखा. When the bill was endorsed in favor of creditor is dishonored.
मैं वो बिल को एंडोर्स कर दिया था। किसको एंडोर्स कर दिया था? मिस्टर सी को। एक क्रेडिटर है, सी को पेमेंट करना था, तो मैं क्या करा, जो बी का एक्सेप्टेंस था, आपका एक्सेप्टेंस था, वो आपके एक्सेप्टेंस को मैं सी को दे दिया, तो सी इज कॉल्ड द एंडोर्सी, क्रेडिटर, राइट, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ड्यू डेट के ऊपर जो सी है, सी ड्यू डेट के ऊपर आपके पास बी के पास लेकर आया, लाके बताया आपका एक्सेप्टेंस है, बी बोलेगा नहीं है पेमेंट, नहीं पेमेंट कर रहा हूं, तो सी क्या करेगा, वो बिल सीधा लेके गया नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। तो सी जो भी होल्डर है उन्हें पे करना है, या होल्डर सी है तो सी नोटिंग चार्जेस पे करेगा, नोटरी करवा लेगा, करवा दिया 5000 रुपीज में। अब सी को आने का है मेरे पास से पैसा, और मेरे को आने का है बी के पास, बी के पास से, तो एंट्री विल बी एक्सेप्टर्स अकाउंट डेटा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एक्सेप्टर, हु इज द एक्सेप्टर? यू आर द एक्सेप्टर, बी, तो मैं बी को डेबिट करूंगा। अब बी के पास से कितने पैसे आने का है? 1,05,000, 1 लाख रुपए का बिल है, 5,000 रुपए नोटिंग चार्जेस, 1,05,000 आने का है, तो एक्सेप्टर अकाउंट डेटा 1,05,000। अब सी को पे करना है, क्रेडिटर को पे करना है, कितना पे करना है? 1,05,000। पहले 1 लाख रुपए देना था सी को, लेकिन नोटिंग चार्जेस पे करा सी अपने पॉकेट से 5,000, अब वो 5,000 मैं पे करूंगा मेरे को, तो 5,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस मेरे को आने का है बी के पास से, और वो 5,000 रुपीज मेरे को पे करना है सी को, क्योंकि सी अपने पॉकेट से पे करा नोटिंग चार्जेस। तो when the bill was endorsed and dishonored on due date, the entry will be acceptors account data to creditors account, 1,05,000. When the bill is discounted with bank and is dishonored, अगर वो बिल को मैं बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, अब बिल बैंक के पास है और मैच्योरिटी के टाइम पे डिसऑर्डर हो गया, तो पहले मैच्योरिटी के टाइम पे बैंकर विल प्रेजेंट द बिल टू यू, बी, आप बी है, तो बैंकर बी के पास, आपके पास आया, आके बोला आपका एक्सेप्टेंस है, आप बोले नहीं पेमेंट करता हूं मैं, तो बैंक नोटिंग चार्जेस के पास जाएगा, बैंक जो है नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, नोटिंग चार्जेस बैंक अपने पॉकेट से पे करेगा, फिर वो पैसे किससे लेगा? मेरे से लेगा, क्योंकि मैं बिल बेचा था, बिल बैंक को मैं दिया था, तो बैंक मेरे से 1,05,000 लेगा और मैं 1,05,000 आपसे लूंगा, राइट। तो एंट्री विल बी एक्सेप्टर्स अकाउंट डेटा टू बैंक, एक्सेप्टर्स अकाउंट डेटा 1,05,000 टू बैंक 1,05,000, यानी एक्सेप्टर के पास से 1,05,000 आना है, बैंक को 1,05,000 देना है। दिस इज द एंट्री व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, अब वो बिल को जो है मैं सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए बैंक को भेजाया था और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, राइट। द एंट्री विल बी एक्सेप्टर्स अकाउंट डेटा टू बैंक, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, टू बैंक। अब बैंक को पेमेंट करना है 5,000, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्रेडिट कर देंगे 1,05,000 रुपीज आने का है एक्सेप्टर्स। देन इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, अभी तक जो है ड्रॉयर के बुक्स में देखे थे, we have seen the entries in the books of the drawer. अब acceptor, you are the acceptor, आपके बुक्स में what is the entry when the bill is dishonored? Entry will be bills payable account data, 1 लाख रुपए का बिल था, तो bills payable account data 1 लाख, noting charges कितना हो रहा है? 5,000, तो noting charges account data 5,000 to drawer's account, I am the drawer। अब अल्टीमेटली आप मेरे को पे करना है, सो यू विल पास द एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेटा 1 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेटा 5,000 टू मिस्टर ए, ए इज द ड्रॉयर, आई एम द ड्रॉयर, टू मिस्टर एज अकाउंट 1,05,000 बीइंग द बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो नोटिंग चार्जेस विल बी डेबिटेड बाय एक्सेप्टर, इट इज अ लॉस टू द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के लिए नोटिंग चार्जेस लॉस है, राइट। That's so these are the entries on honor and dishonor of bills. Hello students, so we'll continue our topic bills of exchange. Already we have discussed the meaning of the term bills of exchange and what is promissory note, what are the features of bills of exchange, promissory note, what are the differences between bills of exchange and promissory note. This is the complete theory regarding these bills of exchange. Then we have discussed about the journal entries to be passed in the books of drawer and in the books of the drawee. Drawee is the acceptor after accepting the bill. The drawee will be called
acceptor. So we have seen. And what are the entries when the bill is honored and when the bill is dishonored? We have seen. Now we'll continue our discussion on the next topic of these bills of exchange, that is renewal of the bill. Renewal of the bill. Sometimes it may happen that on the maturity, on due date, the acceptor is unable to make the payment of the bill. That means the acceptor is not honoring the bill because he is not in a position to make the payment. In that case, the acceptor will request the drawer to make a new bill, cancel the old bill and make a new bill for an extended period. In that case, the drawer will say, okay, I will cancel the old bill, I will make a new bill for you, but you have to pay interest for the extended period. पहले का बिल सपोज 3 months का बिल था, 3 months हो गया. At the end of 3 months, acceptor request the drawer to give 2 months more. So drawer will say, okay, you have to pay interest for the next 2 months. If you agree for interest, I'll make a new bill. The interest will be paid in cash immediately, or the interest may be included in the new bill. Two possibilities are there. Sometimes the acceptor will pay the interest in cash. Sometimes the acceptor will request the drawer to include the interest in the new bill. So these two possibilities are there. That is called renewal of the bill. Simply we can say renewal of the bill means cancelling the old bill and making a new bill along with interest. That's it. Now what are the journal entries to be passed in the books of drawer and in the books of the acceptor? First we'll see what are the journal entries in the books of drawer. For cancellation of the original bill, the entry is same as the dishonor of bill. पहला एंट्री ओल्ड बिल को कैंसिल करना है. ओल्ड बिल को कैंसिल करने के लिए सेम एंट्री पास करेंगे व्हाट वी हैव पास्ड ऑन डिसऑनर ऑफ ए बिल. डिसऑनर ऑफ ए बिल. द एंट्री विल बी acceptor's account data to bills receivable. Acceptor's account data to bills receivable. By passing this entry, the old bill will get cancelled. Next, for interest of the extended period, this interest is a gain to the drawer and a loss to the drawee acceptor. Acceptor के लिए interest loss है और drawer के लिए interest gain है. तो he will credit interest account. Interest will be an income for drawer, so he will credit interest. Entry will be acceptor account data to interest account. Acceptor account data to interest account. Similarly for the new bill including interest amount. अब ये इंटरेस्ट अमाउंट कैश में नहीं पे करें. अगर कैश में पे कर देते तो कैश अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट. अगर इमीडिएटली कैश पे कर देता, एक्सेप्टर हैज पेड द कैश इमीडिएटली, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट. We are supposing the cash is not paid, interest is not paid in cash, interest is included in the new bill. In that case, acceptor account data to interest account for interest due, and for the new bill including interest amount, bills receivable account data to acceptor's account. अब नया बिल एक्सेप्ट होके आ गया, नया बिल एक्सेप्ट कर दिया ड्रॉई एक्सेप्टर, देन आने के बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू एक्सेप्टर. So these are the entries on renewal of bill in the books of drawer. तो पहले ओरिजिनल बिल को कैंसिल करेंगे, सेकंड इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, थर्ड न्यू बिल की एंट्री. देन इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर ड्रॉई फॉर कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल बिल, पहले पुराने बिल को कैंसिल करना है. कैंसिलेशन एंट्री विल बी सेम एज डिसऑनर. बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा टू ड्रॉयर्स अकाउंट. Bills payable account data to drawer's account. This is the entry for cancelling the old bill. Now interest to be paid. अगर interest cash में पे कर रहे तो interest account data to cash. लेकिन हम suppose करेंगे interest cash में नहीं पे कर रहे बल्कि interest amount is included in the new bill. In that case, interest account data to drawer's account. Interest account data to drawer's account for the interest of the extended period. अब नया bill accept कर लिए. Entry will be drawer's account data to bills payable. Drawer's account data to bills payable for the acceptance of the new bill. That's so these are the three entries in the books of the acceptor, and these are the entries in the books of the drawer on renewal of the bill. The only thing you have to remember is interest जिसको expense है उन्हें debit करेंगे और interest जिसको income है उन्हें credit करेंगे. तो ड्रॉयर इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा और एक्सेप्टर इंटरेस्ट को डेबिट करेगा. दैट्स इट.
Now next concept is retiring of a bill. Retiring of a bill means making the payment of the bill before maturity. Before maturity. For example, I am the drawer, you are the drawee. I have drawn a bill of exchange for 3 months on 1st Jan. 1st जनवरी को मैं बिल ड्रॉ करा आपके ऊपर 3 महीने के लिए. मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 4th अप्रैल. 4th अप्रैल को ड्यू डेट. लेकिन बिफोर 4th अप्रैल, on 1st February itself, you approached me. आप मेरे पास आके बोलेंगे कि बिल को जो है मैं अभी पेमेंट कर देना चाह रहा हूं. I don't want till due date. I don't want to wait till due date and make the payment. मैं ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं ड्यू डेट से बहुत पहले पेमेंट करना चाह रहा हूं. तो ड्रॉयर विल से ओके यू कैन पे. तो ड्रॉई विल आस्क सम गेन, क्योंकि वक्त से पहले पे कर रहा हूं मैं. एक्चुअली यू आर द ड्रॉई, यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन 4th अप्रैल, बट यू आर रेडी टू मेक द पेमेंट ऑन 1st February itself. So you want some advantage, rebate. You want some rebate. So I will say you, okay, I'll give you a rebate of 2,000 rupees. 2,000 rupees I'll give you the rebate. तो मेरे लिए 2,000 लॉस है, आपके लिए 2,000 गेन है. कैसा गेन है? You will not pay 1 lakh rupees. The value of the bill is 1 lakh. You pay only 98,000. I will accept 98,000 right now on 1st Feb. तो ड्यू डेट से पहले बिल को सेटल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो उसको रिटायरिंग ऑफ द बिल. और रिटायरिंग ऑफ द बिल में एक्सेप्टर को गेन होता और ड्रॉयर को लॉस होता. ड्रॉयर को लॉस इन द सेंस 2,000 रुपीज कमा रहे हैं, लेकिन एडवांटेज क्या है? द ड्रॉयर इज गेटिंग द मनी ऑन 1st Feb itself इंस्टेड ऑफ 4th अप्रैल. 4th अप्रैल को मिलने के बजाय 1st February को मिल रहा. ये एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या है? 2,000 रुपए का लॉस हो रहा. किसको? ड्रॉयर को, मेरे को. और आपको गेन हो रहा. गेन ये हो रहा 2,000 रुपए कम पे कर रहे, लेकिन लॉस क्या हो रहा? जो 4th अप्रैल को पेमेंट करना था वो 1st Feb को पे कर दे रहे हैं. यू आर पेइंग मच अर्ली. दिस इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ ए बिल. नाउ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर. आई एम द ड्रॉयर. द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इज कैश अकाउंट डेटा. आई एम गेटिंग 98,000. 98,000 कैश आ रहा अभी, तो कैश को 98. लॉस कितना हो गया? मेरे को 2,000 का लॉस हो गया. दैट विल बी डेबिटेड टू रिबेट ऑन बिल्स. एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेटा. टू बिल्स रिसीवेबल. न्यू बिल्स रिसीवेबल. जो पुराना बिल था, बिल को क्रेडिट कर दिए, क्लोज कर दिए. सो कैश अकाउंट डेटा, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीवेबल. दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉयर ऑन रिटायरिंग ऑफ ए बिल. राइट. इन द बुक्स ऑफ द एक्सेप्टर, अब एक्सेप्टर कैश पे कर रहा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा 1 lakh. बिल्स पेएबल अकाउंट डेटा 1 lakh. टू कैश 98,000, टू रिबेट ऑन बिल्स 2,000. तो रिबेट ऑन बिल इज अ लॉस टू द ड्रॉयर. दैट्स व्हाई ही इज डेबिटिंग. रिबेट ऑन बिल्स इज अ गेन टू द एक्सेप्टर. दैट्स व्हाई ही इज crediting. These are the entries you have to remember for retiring of a bill. So what we have discussed: renewal of a bill, retiring of a bill. Now the last concept we'll discuss is about accommodation bill. Normally these concepts will be asked in theory in examination. What is retiring of a bill, what is renewal of bill, and what is accommodation bill. Normally bill of exchange, bill will be drawn and accepted in case of trade transaction. Trade transaction means the seller has sold the goods on credit to the buyer. The seller has sold the goods on credit to the buyer. Then buyer will accept, a drawer will accept, seller will draw the bill on the buyer. Buyer will accept the bill and return the bill back to seller. मैं seller हूं, आप buyer हैं. क्रेडिट पे गुड्स बेचा मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूंगा और आप बिल को एक्सेप्ट करके, सिग्नेचर करके, स्टैंप करके मेरे को दे देंगे. ये प्योरली जेन्युइन ट्रेड बिल कहते हैं. इट इज कॉल्ड ए ट्रेड बिल because the bill of exchange was drawn and accepted for trade transaction. The trade transaction is goods are sold on credit. Genuine trade bill. But sometimes a bill of exchange will be drawn and accepted without any transaction. No selling of goods, no credit sale, but still one person have drawn the bill on another person. The other person has accepted the bill and returned the bill back to the drawer without any consideration. तो ऐसे क्यों करते हैं? Why the bill is drawn and accepted? For mutual help,
for helping one person by another person. For example, I am your friend. I am in need of funds. I need 1 lakh rupees immediately. I approached you. मैं आपको आके कहूंगा 1 लाख रुपए मेरे को लोन दो, मैं 3 महीने के बाद दूंगा. But B is not in a position. B is not in a position to help me financially. तो B ये कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप बिल ड्रॉ करो, मैं एक्सेप्ट कर देता हूं. मैं बिल आपके ऊपर A है, I am A. I have drawn a bill of exchange on you, B. You have accepted the bill and returned the bill back to me. अब मेरे पास acceptance आ गया. That acceptance I will discount it with the banker. बैंक के पास लेके जाके बोलूंगा B का acceptance है, ये 3 महीने का बिल है, 1 लाख रुपए का बिल है, I need immediate cash. तो बैंकर डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल देगा, उसमें से निकाल कर 98,000 सपोज मेरे को दे दिया. तो I got 98,000 sufficient cash I got. अब मैच्योरिटी से पहले 3 महीने का बिल है. Before maturity, I will give 1 lakh rupees to Mr. B. Or on due date, the banker will approach B. B will pay 1 lakh rupees. That's all. So by drawing and accepting this bill, it is helpful to me financially. मेरा जो financial needs का जो problem था, that is satisfied by using this bill of exchange. It is called accommodation bill. So accommodation bills may be of 3 types. First of all, the benefit of accommodation bill is only for the drawer. Only for the drawer. Example, अभी जो मैं example दिया हूं, I am the drawer, I am in need of funds. So I have drawn a bill on you, you have accepted the bill and returned the bill back to me. I have discounted the bill and got the cash. And before maturity, I have given the money to you, you have honored the bill. That's it. तो एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है, सिर्फ ड्रॉयर. आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, आप तो जस्ट एक्सेप्ट करके दे दिए, फिर मेरे पास से पैसा लिए, बैंक को दे दिया, फिनिश्ड. ये एक मेथड है. सेकंड मेथड ये है, द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, दोनों हेल्प के लिए. यानी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस चाहिए मेरे को, 1 लाख रुपीस चाहिए. अब बी बोलेगा, बी के पास गएंगे, बी को भी बोलेंगे कि भाई हेल्प मी. बी विल से नो, आई एम ऑल्सो इन नीड ऑफ 1 लाख रुपीस. तो बोथ द पार्टीज, ए नीड्स 1 लाख, बी नीड्स 1 लाख. तो अब क्या करेंगे? A will draw a bill of exchange for 2 lakh. A will draw a bill of exchange for rupees 2 lakh on B. B will accept the bill and return the bill back to A. अब मेरे पास 2 लाख रुपए का acceptance आ गया. That 2 lakh rupees acceptance I'll discount it with the banker. बैंकर के पास गया, 2 लाख रुपीस का बिल डिस्काउंट करवा लिया. बैंकर 1,90,000 has been paid. 10,000 rupees discounting charges has been taken by the bank. तो banker has given me 1,90,000. तो 1,90,000 के half 95,000 I will pay to B and 95,000 I'll keep myself. तो 1,90,000 में से 95 मैं रख लिया, 95,000 पे कर दिया. किसको पे कर दिया? B को. अब डिस्काउंटिंग चार्जेस जो 10,000 रुपीज है वो पूरे मैं बेयर नहीं करूंगा, उसको भी हाफ ऑफ कर लेंगे. 5,000 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस I will bear, 5,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस you will bear. That's it. अब बिफोर मैच्योरिटी, who has accepted the bill? B has accepted the bill for 2 lakh. वो 2 लाख रुपीस में मैं कितना लिया था? 1 लाख लिया था. I will pay 1 lakh rupees to B. I will pay 1 lakh rupees to B. तो मैं 1 लाख रुपए B को दूंगा. B अपने पॉकेट में से 1 लाख रुपीस डाल देगा, 2 लाख रुपीस हो जाएंगे. बैंकर आएगा, ड्यू डेट के ऊपर बैंकर को 2 लाख रुपीस दे देंगे. This is a situation where the benefit of the bill is shared by both the parties. दोनों पार्टीज मिलकर ड्रॉ करें. ये सेकेंड केस. थर्ड केस accommodation of bill ये हो सकता है where both A and B have drawn and accepted on each other. दोनों अलग अलग. Example, I am in need of funds of 1 lakh, you are in need of 1 lakh. I will draw 1 lakh rupees bill on you. You accept it and return it to me. And you have drawn 1 lakh rupees bill on me. I will accept it and return it to you. तो मेरे पास आपका acceptance है और आपके पास मेरा acceptance है. I will go to the bank and discount your acceptance. And you will go to your bank and discount my acceptance. मैं जो acceptance आपको दिया हूं, आप जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. Similarly, मेरे पास मैं जो बैंक से डिस्काउंट करा, आपका एक्सेप्टेंस मैं डिस्काउंट करवा लिया. ड्यू डेट के ऊपर योर बैंकर विल अप्रोच मी एंड माय बैंकर विल अप्रोच यू एंड बोथ ऑफ अस विल मेक द पेमेंट. दैट्स ऑल. These are called accommodation bills. This will be asked in theory question and also
problems will be there on accommodation bills. The entries will be exactly same as that of a trade bill. ट्रेड बिल में जो जर्नल एंट्री पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉयर, इन द बुक्स ऑफ द एक्सेप्टर, सेम एंट्रीज विल बी पास्ड इन केस ऑफ accommodation bill. Only technical difference is there. Instead of genuine trade transaction, this accommodation bill will be drawn and accepted for mutual help of the parties. That's it. So we have completed the theoretical part of bills of exchange. So we have discussed about the meaning of the term bills of exchange, features, the promissory note, features, differences. Then we have seen about the accounting treatment in the books of the drawer and in the books of the acceptor, when bill is honored, when bill is dishonored. Then we have discussed the journal entry in the books of renewal of the bill, retiring of the bill, and accommodation of the bill. So if you want the complete knowledge, watch the video till the end. And without watching this theory video, if you directly go to the problems, you may not be able to get the 100% benefit. So please, to get a full comment, watch this theory video, complete theory video, then only we'll start the problem. So viewers, students, if you like my video, if you like my lectures, please share it in your groups, subscribe my channel so that more students can get benefit from these lectures. So we'll meet again in the next video on problems on bills of exchange.